एक इनकलाबी, एक आदर्शवादी, एक बागी, ए लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, भगत सिंह। कौन था ये भगत सिंह? मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। इस बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त और मेरे फेवरेट टॉपिक पे बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो भी हमारी बहुत फेवरेट हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फ्रॉम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, पीएचडी फ्रॉम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, ऑथर, राइटर, इसके अलावा कॉलमिस्ट। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। My very great pleasure. It is always a privilege speaking to you. और आज का टॉपिक तो हमारे लिए, हम दोनों पंजाब से हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जरूर जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जैसा मैंने कहा कि भगत सिंह के हवाले से बहुत से लोगों ने बात की और जी। बहुत दफा बात होती है, लेकिन हर मर्तबा मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई इसके अंदर एक ऐसी बात निकलती है जो पता नहीं होती लोगों को। बहुत से नए एंगल्स हैं इसके हवाले से, और मैंने खुद से अभी तक किसी से डायरेक्ट इसके हवाले से बात नहीं की थी, तो इसलिए भी मुझे बहुत शौक था कि इसके ऊपर मैं बात करूं। मेरा आपसे सवाल ये होगा, कौन था ये भगत सिंह? देखिए, भगत सिंह की फैमिली जो है वो पीछे से तो जो अब ईस्टर्न पंजाब इंडिया है ना, वहां से बंगा एक जगह है, ये जलंधर और इस इलाके में एक कस्बा है, गांव है, वहां के ये थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब कैनाल कॉलोनीज बनाई ना इधर वेस्टर्न पंजाब में, यानी आज का फैसलाबाद और साहिवाल और कुछ और इलाकों में, तो ईस्टर्न पंजाब से बहुत लोग, मुसलमान और सिख कल्टीवेटर्स, उनको जमीनें यहाँ पे दी गई। उनके अपने गांव के साथ कनेक्शन भी रहा, लेकिन वो सेटल अब जाके हमारी तरफ वेस्टर्न पंजाब में हुए। और भगत सिंह की पैदाइश जो है वो फैसलाबाद के पास एक गांव है वहां पे हुई। वो एक किसान फैमिली में पैदा हुए। और वैसे तो ये कास्ट कूस का जिक्र मैं अक्सर नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप क्यूरियस हैं, तो वो जाट संधू जो इनकी गोत्रा है, उससे वो उनका ताल्लुक था। इस खानदान के मुतल्लिक आप यूं देखें कि पंजाब के अंदर इनकलाबी तहरीकें जो उभरी, और जी। उसमें सबसे पहले तो गदर पार्टी का टाइम है ना, 1913 1914 में इन्होंने पंजाब में आके और कोशिश की एक बगावत की जाए उसे, तभी तो गदर पार्टी, ये पार्टी बनी थी। कनाडा और कैलिफोर्निया के इलाके में जो सेटल्ड लोग थे, इसकी ओके। मेजॉरिटी जो थे वो सिख थे, उसमें कुछ मुसलमान भी थे, कुछ नॉन पंजाबी भी थे, बट बेसिकली पंजाबीज प्रीडोमिनेंटली सिख्स, बट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये सारे गदर पार्टी में थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम तो ब्रिटिश आर्मी की अपना खिदमत करते रहे हैं सारी दुनिया में जंगों में, तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की तरह हमें भी कनाडा में जाके तो सेटल होने का चांस दिया जाए। उनको नहीं दिया गया, बल्कि वैंकूवर के वो जो है सी पोर्ट पे 2 महीने ये इनका जहाज जो है, पानी का जहाज खड़ा रहा, फिर उसे वापस भेज दिया। तो वहां अच्छा। से गदर पार्टी बनी। और गदर पार्टी बनाने वालों ने कहा कि हम हिंदुस्तान में इनकलाब करेंगे। और उसमें कुछ लोग, उस जमाने में सोशलिज्म का बहुत जिक्र था, अभी रूसी इनकलाब नहीं था हुआ, लेकिन सोशलिस्टों का हर जगह पे नाम लिया जा रहा था कि एक नया जमाना बनेगा सोशलिस्टों का। साथ साथ जर्मन इंपीरियलिज्म की भी बड़ी उस जमाने में पावर थी। देखे, दिस इज बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। हम्म। तो इस किस्म के इन्फ्लुएंसेस लेके गदर पार्टी आई, गदर पार्टी ने कोशिश की, लेकिन साथ साथ पुलिस इन्फिल्ट्रेशन साथ साथ थी, उनको पकड़वा दिया गया। कई लोगों को फांसी हुई, कई को काला पानी, अंडमान आइलैंड्स, उम्र कैद हुई। तो वो बेचारी, वो जो गदर पार्टी है वो वहां पे क्लैश कर गई। ओके। तो पंजाब के सिखों में ये इनकलाबी लहर जो है ज्यादा तेजी से आई बजाय पंजाबी मुसलमानों के, और आप कह सकते हैं हिंदुओं के, ठीक है, हम्म। अगर हमने हम्म। कम्युनिटी की बात करनी है। इसके ठीक। बाद जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग में एक्चुअली तीनों कम्युनिटीज के साथ बड़ी गोली चली और मारे मारे गए।
लेकिन भगत सिंह एज ए चाइल्ड वेंट देयर और वो देखा, तो उस पर ये सारा असर था। एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ये लोग सिख थे, लेकिन इनके खानदान में इनके दादा जो हैं वो आर्य समाज, जो हिंदू एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, उसमें उन्होंने कन्वर्शन की हुई थी। तो ये सिख भी थे साथ साथ, और साथ साथ ये आर्य समाजिस्ट, आर्य समाजिस्ट भी थे। वो भी थे। तो भगत जी। सिंह को फॉर एग्जांपल बचपन में खालसा जो सिखों के स्कूल है उनमें नहीं भेजा गया, अच्छा। आर्य समाज स्कूलों में पढ़ाया गया, क्योंकि सोच ये थी कि आर्य समाजी जो हैं ये नेशनलिस्ट हैं और ये खालसा जो हैं ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। हम्म। तो भगत सिंह की इस तरह तरबियत हुई, इनकलाबी, इनके वालिद और इनके जो चचा हैं, और ये सारे जेल जेल काटते रहे हैं। ये जो हुआ था गदर पार्टी के हवाले से, और उसके बाद भी, तो देवर अ फैमिली ऑफ रेवोल्यूशनरीज, आम पेजेंट्री जिसे कहते हैं, नॉट बिग लैंड ओनर्स, क्या कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट पेजेंट बैकग्राउंड के ये लोग थे। इनकलाबियत सारे खानदान में थी। अब भगत सिंह वेरी ब्राइट, वेरी ब्रिलियंट, बहुत पढ़ने का शौक, साथ साथ उस जमाने में देखे ना, पैदाइश भगत सिंह की हुई है 1907 में। 1917 में रूसी इनकलाब आ गया, सारी दुनिया के अंदर एक नया पैगाम आया कि सोशलिज्म के जरिए हम पुरानी जो ये कॉलोनियल हुकूमतें हैं उनको खत्म करेंगे, वो खत्म आजाद मुल्क करेंगे। बनेंगे। तो भगत सिंह वॉज चार्म्ड बाय दैट रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन शुरू में इन्होंने कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म को सही तरह स्टडी नहीं था किया हुआ, या ये कह सकते हैं कि स्टडी किया था, लेकिन किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे मूवमेंट को चलाते हैं इतनी समझ नहीं थी। हाँ, वो इतना ज्यादा नहीं था। लिहाजा इन्होंने एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसे आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। आप उन्हें एक हद तक एनर्किस्ट भी कह सकते हैं। एनर्किस्ट अच्छा। वो है जो जो बाय फोर्स समझते हैं कि आप जो स्टेट है उसको डिफीट कर दें। तो इस किस्म के इन्फ्लुएंस भगत सिंह पे थे। देखिए, एनर्किज्म भी सोशलिज्म चाहती है, लेकिन वो समझती है एकदम डायरेक्ट आ सकती है सोशलिज्म अगर आप स्टेट को चैलेंज करें और कामयाब हो जाएं। तो सो ही हैड फॉर्म्ड अलोंग विद अदर पीपल ये इंडियन सोशलिस्ट एसोसिएशन या कुछ इस किस्म का इनका बैकग्राउंड है। अब आप अगला, ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया है, अब आप अगले सवाल कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने तफसील से उनका जो बैकग्राउंड है वो बताया, जी तो हमें हमें ये पता चला कि उनके तो अंदर उनके खून में बगावत दौड़ती थी। और फिर ठीक है। जिस तरह आपने रशियन इनकलाब की बात की, तो वो भी एक जी जहन पर, उस जो नौजवान जिस दौर के होते हैं उस दौर की सारी उनके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है तहरीकें। तो जी आप समझते हैं कि उसके बाद जो सब कॉन्टिनेंट की सूरत हाल बनी, तो आप ये समझते हैं कि इन तमाम वजूहात की बिना पर उनके अंदर वो एक चीज पैदा हुई कि उस जमाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी। तो हिंदुस्तान के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी उसमें मैस मूवमेंट तो थी, यानी मैसेज को महात्मा गांधी हैड ब्रॉट इनटू द स्ट्रीट्स। लेकिन महात्मा गांधी नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन के कायल थे और भगत सिंह और रेवोल्यूशन करने के हक में थे। तो भगत सिंह को एक इतराज ये था कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंट जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ये पता नहीं कब होती है या नहीं होती, हम लोग एक ऐसी रेवोल्यूशन करें जिससे सारी, एक तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म भी खत्म हो जाए और पूरा निज़ाम भी एक्सप्लॉयटेटिव जो है वो हिंदुस्तान में खत्म हो जाए। तो सो दैट्स द, इस वजह से भगत सिंह और इनके कॉमरेड्स ने कांग्रेस के अंदर बैठ के अपनी मूवमेंट नहीं की, इन्होंने ये अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि 1928 में अक्टूबर में वो साइमन कमीशन एक आया। जी साइमन कमीशन वाज एन ऑल वाइट डेलीगेशन जो कि हुकूमत बरतानिया ने भेजी थी कि आप जाके देखें कि हिंदुस्तान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए।
साइमन कमीशन का बॉयकॉट कांग्रेस ने भी किया। मुस्लिम लीग में कायदे आजम वाले विंग ने, मुस्लिम लीग में दो हिस्से हो गए थे, एक ने उसको अपोज किया लाइक द कांग्रेस लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, और एक विंग ने जिसकी लीडरशिप मियां सर मोहम्मद शफी और भगवानपुरा थे और अलामा इकबाल थे, इन्होंने कहा कि हम साइमन कमीशन को वेलकम करेंगे। तो 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंची, पूरा डेलीगेशन, तो आर्या समाजी और बाकी जो थे, ये भगत सिंह और कई लोग वहां पे, उन्होंने कहा कि हम तो इन लोगों को लाहौर में स्टेशन छोड़ने नहीं देंगे, तो इन्होंने वहां पे बैरिकेड कर दिया। तो फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, और लाठी चार्ज किया था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर स्कॉट ने। और जब ये लोग वहां से नहीं थे जा रहे, तो पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है। एक लाठी चार्ज में लाला लजपत राय, जो लाहौर के एक वेल नोन पॉलिटिशियन थे, वो भी आर्य समाजिस्ट थे, हाँ जी, तो उनके सर पे चोट लगी। खैर, साइमन कमीशन आया, उनको लोगों ने मिला, वेलकम किया, बाकियों ने अपोज किया, वो आके चली गई। लेकिन लाला लजपत राय अस्पताल में 2 हफ्ते के बाद उनकी डेथ हो गई। तो भगत सिंह और उनके जो ये थे ना कॉमरेड्स, उन्होंने कहा हमने इनका बदला लेना है। बदला कैसे लेना है कि स्कॉट को गोली मार के हमने मार देना है। तो आप तो महल पैदाइशी लाहौरी हैं, आपको पता होगा सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन कहाँ है? हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, उसके सामने ही, वहां ये पुलिस स्टेशन से ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और अनदर मैन महल हु वाज हैंग्ड लेटर ऑन, ये तीनों वहां पे खड़े थे। एक इनका था जो पॉइंट आउट करेगा कि जब वो आए तो गोली मारनी है। इत्तेफाक से बजाय स्कॉट के, सॉन्डर्स जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ही हैड जस्ट बीन पोस्टेड टू लाहौर, अभी नई नई उसकी शादी भी हुई थी, तो ये फैमिली आई थी। शायद जो ये अपना लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाठी चार्ज हुआ था, आई डोंट नो ही वाज देयर और नॉट, ही कैन बी देयर, लेकिन वो लीड किया था स्कॉट ने। खैर, सॉन्डर्स काम इन, और गलती से इन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी में सॉन्डर्स को गोली मार के मार दिया। सॉन्डर्स के पीछे फिर एक सिख कांस्टेबल इनके पीछे भागा, इन्होंने उसे भी गोली मार दी। तो 2 बंदे इन्होंने मार दिए, और ये उसके बाद अंडरग्राउंड चले गए। ये हुआ था दिसंबर 1928 में। तो कुछ महीनों के लिए ये गायब हो गए, और अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बी के दत्त, अनदर मैन, इन्होंने, ये बैठे हुए थे, सेंट्रल असेंबली होती थी उस जमाने में दिल्ली में, हाँ जी, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके कायदे आजम भी मेंबर थे, मोतीलाल नेहरू मेंबर थे। ये दैट इज वेयर द लेजिस्लेशन वाज मेड, ठीक है। ये लोग विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे, और इत्तेफाक की बात है मिस्टर साइमन जो इस डेलीगेशन के हेड थे, ही वाज इन द विजिटर गैलरी एज वेल। लेकिन इन दोनों ने आगे बढ़ के तो बम फेंके, और वो बम फटे, शायद 2 बम थे, लेकिन इन्होंने एम किया कि वो लोगों की तरफ ना उनका डायरेक्शन हो, लेकिन वो फट जाए असेंबली में। जब वो बम फटे तो बहुत there was a heavy noise, screeching noise, so everybody was shaken, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ लोगों को छोटी मोटी इंजरीज भी आई, लेकिन ये दोनों वहां से भागे नहीं, इन्होंने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया, और वहां पे नारे मारते रहे कि देखें, अगर हम चाहते तो हम कई लोग मार देते यहाँ पे, लेकिन हमारा एम मारना नहीं था, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेट करना था कि हमारे बस में है कि हम वायलेंस के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करें। ये हमने शो कर दिया, लिहाजा हमारा ये मत। सो दे वर अरेस्टेड,
दिल्ली में फिर उसके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने उनका साथ दिया। कायदे आजम की उस जमाने में स्पीच है कि आई डू नॉट एग्री with the use of violence of Mr. Bhagat Singh, but I do understand why Indians are forced to resort to such actions. कि आपकी हुकूमत जो है इतनी अनफेयर है, तो जो यंग लोग इंडिया के वो तंग आके ये हरकतें कर रहे हैं। ये कायदे आजम की स्पीच भी है। मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो और बाकी लोगों ने भी साथ दिया। फिर जब इनकी इंटेरोगेशन हुई तो पता नहीं बीच में से मुखबरी भी हो जाती है या अंडर इंटेरोगेशन इनसे उन्होंने बकवा लिया, पता लग गया कि ये तो लाहौर का जो मर्डर केस है वो भी इनकी तरफ है। सजा मिली थी वो थी लाइफ लॉन्ग काला पानी। लेकिन बाद में बीके दत्त जो है वो तो काला पानी में बाद में उसने ही डाइड, आई थिंक उसने खुदकशी कर ली थी और ही डाइड इन द प्रिजन बिफोर ही कुड बी सेंट। ठीक है, भगत सिंह को लाहौर ले आए और बाकी दो और आदमी इन्होंने अरेस्ट कर लिए। चंद्रशेखर आजाद वाज नेवर अरेस्टेड, बट उसके साथ आ गए राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों पे कहा कि ये इन्होंने प्लान किया है और कैरी आउट किया है सॉन्डर्स का और चंदनदीन का मर्डर। लाहौर में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये पहली दफा कोर्ट में लाए गए हैं तो जो जज थे वो थे जस्टिस आगा हैदर। जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि ये जो आप इनको चेन्स में लाए हैं और बुरी तरह मारते हुए लाए हैं, दिस इज नॉट परमिसेबल। जब तक इनकी ये हथकड़ियां ना खोली जाएं और इनको, ठीक है, दे आर एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, दे हैव नॉट बीन प्रूवन टू बी क्रिमिनल्स, तो जब तक ये नहीं होता आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस केस। तो आगा हैदर को वहां से हटा दिया गया। अब इंडिया में कई फिल्में बनी हैं, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उस फिल्म में जस्टिस आगा हैदर का कोई जिक्र नहीं है। तो ये मैं आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि मुसलमानों की तरफ से जस्टिस आगा हैदर ने ये स्टैंड लिया था। ठीक है, ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रही थी जो यहीं से, क्योंकि आप बात करें, इसमें एक आसिफ जो उनके वकील थे उनका भी जिक्र था। कौन थे आसिफ? जी जी, कोई मैं देख रही थी कि कहीं पर बताया जाता है उनके एक वकील का नाम आसिफ भी। सैफुद्दीन किचलू था। अच्छा, आसिफ भी कोई हो सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो, बट मैं बाद में बताता हूँ ना कि टीम कौन सी बनी थी, उसमें कौन कौन लोग थे। ठीक है, ओके ओके। अच्छा। तो फिर लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू के और यहाँ पे कांग्रेस के जो थे सैफुद्दीन किचलू, मुसलमान थे और अमृतसर के रहने वाले थे, वो भी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हुए थे, ही वाज पढ़े लिखे आदमी थे। ये सारे कांग्रेस के वो लोग थे जो आजादी के लिए काम कर रहे थे और ये मुस्लिम लीग के साथ नहीं। देखिए, मुस्लिम लीग ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक दिन भी कुछ नहीं किया ना, तो लेट्स नॉट ब्रिंग द मुस्लिम लीग इन। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो तकरीर की वो एक लीगल तकरीर थी और मुनासिब तकरीर थी। उन्होंने कहा टेररिज्म के मैं खिलाफ हूं, तो अंग्रेजी हुकूमत पे तनकीद भी उन्होंने की। लेकिन जो टीम बनी डिफेंड करने के लिए भगत सिंह को, कायदे आजम डिडंट टेक पार्ट इन इट। एक इल्जाम गांधी पे लगा कि गांधी ने कोई ज्यादा हिस्सा नहीं लिया भगत सिंह के। देखे ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और कई और लोग कांग्रेस के आगे बढ़ के उन्होंने भगत सिंह का और कहा कि ये ठीक है, लेकिन ये नेशनल ह्यूमिलिएशन जो हुई थी लाला लाजपत राय को के मारे जाने पे, ये उसका बदला लेते थे। लेकिन टेररिज्म सबने कहा, मतलब ये वो मान रहे थे कि भाई ये ठीक है, दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, लेकिन क्योंकि उसके पीछे इमोशंस थे। हाँ, तो फिर इस ठीक है। हाँ, मतलब दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना। जिन्ना साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ही ऐसी है कि लोग ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने लाला लाजपत राय को इतना बेदर्दी से मार दिया, तो ह्यूमिलिएशन की बात है ना। जी ठीक ठीक। हाँ, खैर, तो अब वो लाहौर आ गए और उनका मुकदमा शुरू हुआ। बताइए। मुकदमा शुरू हुआ, मुकदमा चलता रहा और फाइनली इट वाज प्रूवन कि इन लोगों ने ही ये किया था, ऑर्गेनाइज सॉन्डर्स का और चंदनदीन का। और खैर, महात्मा गांधी पे प्रेशर फिर बहुत था कि यू शुड मेक एन अपील।
अब वो भी मैंने देखा, एक लेटर जो महात्मा गांधी की तरफ से लिखा गया 23 मार्च 1931 को। देखें, 23 मार्च की शाम को भगत सिंह को हैंग किया गया, और राजगुरु और सुखदेव को। हालांकि होता यह है, पीपल आर हैंग्ड अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सन राइजेस। दिस इज द जी, नॉर्मल। आमतौर पे जो भी इस तरह की सुनते हैं केसेस, उसमें कहा कि सुबह के टाइम जो है 4-5 बजे के करीब फांसी दी जाती है। जी, लेकिन इन दिस केस वो जो मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने ये केस, इनको डेथ सेंटेंस पास किया, जी, वो था, इट वाज कि इनकी है सुबह 24 मार्च को, अकॉर्डिंग टू ओके। रूटीन 24 ओके। मार्च की सुबह को होना था। ठीक है। 24 की सुबह को द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन इरविन को महात्मा गांधी का लेटर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अ, ये जो है ना, कत्ल का बदला कत्ल वाला मत करें, हम्म। इनको आप अ, किसी और तरीके से ट्रीट करें, लिहाजा उनको किया जाए। हिंदुस्तान के अंदर लोग और मजीद इनकलाब, रेवोल्यूशन होगा, लोग इनकलाब लाएंगे। ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लेटर जो है लिखा ही नहीं गया, लेकिन मैंने तो पूरी जो है महात्मा गांधी की जो सारी डेट्स हैं, लेटर, वो सारा मैंने कोट किया अपनी जिन्ना वाली किताब में। सो सच ए लेटर वाज रिसीव्ड। और एक और बात बता दूं, लॉर्ड अरविन का उस पे जवाब है कि वेरी स्ट्रेंज, द अपोसल ऑफ नॉन वायलेंस, अपोसल कहते हैं पैगंबर नॉन वायलेंस का, वो एक टेररिस्ट के हक में कह रहा है कि इसको आप हैंग ना करें, तो ये क्या बात है। वो भी मैंने वहां पे किताब में दे दिया है। और ओके। लॉर्ड अरविन की अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी रोड दिस लेटर एंड दिस इज माय पोजीशन, इसलिए हमने हैंग किया। एक और बात सुन ले, यानी लॉर्ड अरविन ने हम्म। जो प्रोसीजर है कि पहले लोअर कोर्ट्स में जाता है केस, जी। सारी जो होती है ना विटनेसेस के बाद एक जजमेंट आती है, वो अपील हो सकती है हाई कोर्ट में। हम्म। बट लॉर्ड अर्विन हैड सर्कमवेंटेड दैट, उन्होंने स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया। हम्म। उन्होंने कहा कि ये अब हाई कोर्ट में नहीं जाएगा केस, ये यहां से लोअर कोर्ट से ट्राइब्यूनल के तरफ हम भेजते हैं। तो ठीक। ट्राइब्यूनल ने फिर सजाए मौत इन्हें दी, जिसके खिलाफ अपील भी नहीं थी हो सकती। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ भगत सिंह। फाइनली भगत सिंह ने मरने से पहले और इनके दोस्तों ने सेल्फ क्रिटिसिज्म की है, और वो अजय कुमार घोष जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे, और जो इनके साथ कई 100 लोगों को पकड़ा गया था ना, लेकिन हम्म। वो एक्विट हो गए थे जो केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। जी। उनका एक आर्टिकल है फ्रॉम 1956, भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, जो मैंने डिटेल्स में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि भगत सिंह और बाकियों को समझ आ गई कि जब तक अवाम आपके साथ ना हो, तो आपकी रेवोल्यूशनरी वायलेंस जो है वो इट लीड्स नो वेयर। और मैंने आई मेट द नेफ्यू ऑफ भगत सिंह, प्रोफेसर अच्छा। जगमोहन सिंह, लुधियाना में रहते हैं। उन्होंने भी अच्छा। कहा कि गांधी की और भगत सिंह की कम्युनिकेशन हो रही थी, एंड इन द एंड भगत सिंह एग्रीड कि जब तक अवाम साफ ना हो, रेवोल्यूशनरी वायलेंस का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने अपने लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म भी किया। फाइनली ये कि इनके रिश्तेदार चाहते थे कि माफी मांगी जाए, और शायद कोई पिटीशन भी इनकी तरफ से दी गई, मैं बट आपसे यही सवाल करने लगी थी कि हाँ, ऐसे मौके पर तो कैदी जो होते हैं वो तो ये करते हैं ना कि माफी के, वो कहा जाता है उनको कि आप माफी मांग लें, या एक आप प्रेसिडेंट से कहें, किसी से कहें कि जो जिसके पास इख्तियार होता है पार्डन का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो भगत सिंह रिफ्यूज, उन्होंने कहा था कि जब हम हैंग होंगे तो हम्म। उससे एक प्रेसिडेंट, एक एक मॉडल होगा, हम्म। और इनकलाब आ जाएगा हमारे बाद, सारे इंडिया की पॉलिटिक्स रेडिकलाइज हो जाएंगी, और सोशलिज्म और ये और वो आ जाएगा। दिस इज वन रीजन। द सेकंड इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, द लास्ट बुक भगत सिंह रोड वाज वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं दैरिया क्यों हूं। हम्म। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इसलिए दैरिया हूं
कि हर मजहब जो है वो अपने आप को सच बोलता है, बताता है, और दूसरों के सच को नहीं मानता। लेकिन मैं सारी इंसानियत का दुख जो है वो अपना दुख समझता हूँ। और इस मौके पे अब जब मैं हैंग होने वाला हूं, अगर मैं उसका कहा गया कि यार तुम अब जो है ना सिखों की राइट्स थोड़ी सी एक्सेप्ट कर लो, ही रिफ्यूज्ड। सो ही रिफ्यूज्ड टू राइट फॉर मर्सी। हाँ, उनके किसी चचा ने या तनी वालिद ने ऐसी एक एप्लीकेशन दी थी, बट नॉट भगत सिंह हिमसेल्फ। ही प्रिफर्ड टू बी हैंग्ड। ये है भगत सिंह की स्टोरी। अच्छा सर, ये जो आपने भी कहा कि उनके चचा या वालिद की तरफ से कोई ऐसी पिटीशन दाखिल की गई थी या रिक्वेस्ट की गई थी, तो उनकी रिक्वेस्ट, ठीक है, अगर वो खुद नहीं कह रहे तो उनकी रिक्वेस्ट को क्यों नहीं माना गया या कोई उसके ऊपर कुछ नहीं जवाब दिया गया? देखें, वेरी सिंपल, ये मैंने बार बार लोगों को कहा है। दुनिया में स्टेट में जब आप किसी स्टेट के अफसर को मारते हैं ना, कोई स्टेट आपको नहीं बख्शती। आप द वर्स्ट punishment is when you kill somebody from the police, because that is directly challenging the power of the state. And similarly, अगर आप किसी आर्मी ऑफिसर को मार दें तो द स्टेट कभी नहीं बख्शती। इन दो किस्म के, जब स्टेट फंक्शनरीज को आप मार देते हैं ना, जो स्टेट की विल को, तो द इंग्लिश वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल। उन्होंने बेतहाशा लोग हैंग किए थे जलियांवाला जी बाग जी, के वो बाद। तो जाहिर है, जलियांवाला बाग और तो हु वो वाज तो सब। भगत सिंह? भगत सिंह के तो 3 लोग थे ना, ये तो बाद में लेजेंड बना के इन्होंने इतनी स्टोरी बनाई है और भगत सिंह का लेजेंड बना है। व्हेन द पुअर मैन वाज हैंग्ड, नोबडी केम आउट इन द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट। ये बिल्कुल ऐसे हुआ है जब जेड ए भुट्टो का ख्याल था, उनकी जो जी किताब है, जी, इफ आई एम असैसिनेटेड, तो पूरा असैसिनेटेड किया। पाकिस्तान आ जाएगा, सारी दुनिया आ जाएगी। नथिंग हैपेंड। हम्म, ये एक अपनी जो होती है ना आइडिया कि मेरा हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, ये एक फीलिंग आ सकती है और आप बिलीव भी कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी तो जो है बिल्कुल। वो अच्छा, ट्रेचरसी होती है, ट्रेचरसी ठीक। होती है। हाँ, डॉक्टर साहब, अभी जब आप ये बोल रहे थे कि स्टेट जो है वो कभी अगर उसके पुलिस को या इस तरीके से किया जाए, मारा जाए, तो वो कभी माफ नहीं करती, तो जी मुझे जी। याद आ रहा था कि यहाँ पे टीएलपी वालों ने 8 लोग पुलिस वाले मारे थे, तो वो तो कुछ नहीं हुआ, वो बस तो इस तरह भी ये होता है। बात ये है कि जिन्होंने मारा है वो भी इनके ही पाले हुए हैं ना। लबैक वालों ने मारा था ना, लबैक वालों जी ने। जी। तो वो आर्मी उर्मी के लोग हैं जो मौलवी बन के आ जाते हैं, वो तो इनके ही बंदे हैं। ये पाकिस्तान की स्टेट इज नॉट अ गुड एनालिसिस ऑफ हाउ द वर्ल्ड बिहेव्स। आई एम सॉरी जी, टू से। मैं वो तो आपने बात आपने की तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। हाँ, बड़ी सही बात है। लेकिन देखिए, भुट्टो साहब को तो इन्होंने हैंग किया ना। जी जी जी। अच्छा सर, ये जो आपने एक बात की, देखिए, एक वो हम्म, रोमांटिसिज्म भी होता है ना, एक आप उसको जो है रोमांटिसाइज करते हैं, इस तरह के किरदारों को, कैरेक्टर जो होते हैं वो लार्जर देन लाइफ बन जाते हैं, हमेशा एग्जैक्टली। रहते हैं, कायम रहते हैं। जिस तरह भुट्टो के बारे में जो है, उनकी पार्टी अगर अभी तक नहीं खत्म हुई, वो सिर्फ उनकी वजह से, और फिर बेनजीर भुट्टो ने भी अपना जो है चले तो चले। जो 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 भगत सिंह की हम बात कर रहे हैं, तो भगत सिंह का जो किरदार था उसके बारे में ये सिर्फ ये नहीं था कि वो एक इनकलाबी था, जिस तरह आपने कहा कि उसका जो माइंडसेट था और वो पढ़ता बहुत था, उसने किताबें लिखी, ये भी तो जी, एक बात है ना, कैरेक्टर को ये एक एनहांस कर देती है पर्सनालिटी, कि वो कितना काबिल बंदा था। बहुत काबिल। मुझे तो दुख ये है कि हैड भगत सिंह लिव्ड हिज लाइफ, वो पूरी सब कॉन्टिनेंट की जो है फ्यूचर डेवलपमेंट में उसका बहुत रोल होता। कुछ लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है जी कि नेहरू और गांधी चाहते थे कि इसकी हैंगिंग हो जाए, और ये सब बकवास है। नथिंग ऑफ द सॉर्ट। बल्कि नेहरू ने और सैफुद्दीन किचलू ने और कई लोगों के नाम हैं जिन्होंने पूरा केस लड़ा है अपना, इसकी डिफेंस कमेटी बनाई थी। और हम्म, महात्मा गांधी का प्रॉब्लम यह था कि व्हेनेवर वायलेंस वाज इन्वॉल्व ही थॉट जी कि उनके डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। तो अगर जी, आप बिल्कुल। एक बाद में सुना है कि गांधी ने कभी वायलेंस के लोगों को भी किया, बट दैट इज मच लेटर इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट पे। सो हम्म बाद के एग्जाम्पल और हैं। लेकिन ये हम्म। अभी फ्रीडम मूवमेंट का हाई पॉइंट था 1930s ना। तो उसके अंदर जब ये हुआ, तो दैट्स द बैकग्राउंड।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये कि जिससे आपने कहा कि उनकी खतो किताबत रही, गांधी जी ने उनको लेटर लिखे और इसके जी अलावा जी जो है महात्मा गांधी के लेटर्स उन तक पहुंचे, उन्होंने पढ़े, जाहिर उन्होंने जवाब भी दिया होगा। तो जी जाहिर जी। है कि उसमें जो है वो गांधी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही होगा ना जो आप बता रहे हैं। तो क्या उसकी वजह से भी उनके जहन में ये बात आई कि हाँ ठीक है, अगर ये बात है और बाहर भी लोग सब ये समझते हैं तो मुझे फिर सरेंडर करना चाहिए और मैं जो हूँ वो बिल्कुल मुझे मार दें। अब ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, और द वे आई जी। एम, ओके ओके। आई डोंट मेक ड्रास्टिक ठीक है ठीक है। कंक्लूजन्स, क्योंकि उसकी जी, मेरे बुनियाद होनी जहन में तो चाहिए। सर इसलिए आया क्योंकि आपने ये बताया ना, तो मेरे जहन में उस वक्त सवाल आया कि क्या उनके जहन में इस वजह से भी आया होगा कि बाहर जो है वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने शायद कुछ तो फिर हाँ, ठीक है। ये सेल्फ देखिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म तो उन्होंने की कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस के साथ दुनिया जो हम बदलना चाहते थे वैसे नहीं बदली जाएगी जब तक सारे अवाम हमारे साथ ना आ जाएं। लेकिन हम्म। ये भी है कि भगत सिंह ने गांधी की नॉन वायलेंस को ही नहीं कहा कि यही एक रास्ता है, ये उन्होंने नहीं कहा। व्हाट प्रोबेबली ही मेंट वो, लेकिन पहले अवाम मोबिलाइज होने चाहिए, जैसे रशियन इनकलाब आया था कि हम्म। लोग साथ आए थे और फिर वायलेंस भी इस्तेमाल हुई थी। आई मीन उनके जेन में कुछ इस किस्म का मिक्स होगा। दिस इज जी माई अंडरस्टैंडिंग। सो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ टोटल नॉन वायलेंस, एंड ही अंडरस्टूड के जस्ट वायलेंस विदाउट पॉपुलर मैस सपोर्ट लीड्स नोवेयर। और वो इसी वजह से हैंग हुए ना, कि जब है जी कोई शोर शूर नहीं मचा, चुप जी जी करके बिल्कुल। बैठ गए, डर गए सर ये लोग। तो, जी जी, देखिए ना, जी ये तो जिन लोगों के साथ हमने ये देखा हिस्ट्री में कि जिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो भी ऐसे टाइम पर नजर नहीं आते, वो भी आप बाद में जो है वो। देखें इमाम हुसैन के साथ, देखे ना, उनकी भी जब वो जंग हुई है तो उनको कुछ लोगों ने कहा था कि आप मत जाएं, हमें हम्म। खबर है कि कूफा के लोग आपको बिट्रे कर देंगे। तो हम्म। आप एक अपनी बिलीफ के अंदर चले जाते हैं, एंड देन फिर आपको दुश्मन जो है उस तरह ही ट्रीट करता है जैसे उसे एग्जैक्टली सूट करता है। वरना जी। उनको कई लोगों ने आके कहा था, अब्दुल्ला बिन जुबैर केम एंड टोल्ड हिम डोंट गो। आई थिंक अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे भी गए थे, दो तीन जो उनके कंटेम्प्ररी थे, दे एडवाइज्ड इमाम हुसैन कि आप मत जाएं। जी 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 लेकिन ही बिल्कुल। डिसाइडेड टू गो, हम्म। एंड वी नो द और देखिए कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, जी, कि उनको कितने खतूत भी आए और बहुत सारे लोग उस वक्त उनके साथ थे, लेकिन बहुत सारे लोग जब उन्होंने ये देखा कि अब ये होने जा रहा है तो वो निकल के चले गए, हट गए, ऐसे ही साथ होता छोड़ दिए। है, ऐसे ही होता है। भुट्टो हम्म। साहब को भी यही यकीन था कि पता नहीं पूरी पाकिस्तान मेरे स्ट्रीट्स में आ जाएगा, तो कोई भी नहीं आया। चंद लोगों ने, बेचारे गरीब, कोई गुजरा वाले का था, उसने आग लगा ली थी, इधर उधर हुए। जो उनकी अपनी पीपल्स पार्टी के मेन लीडर थे वो अपने घर चले गए थे। हम्म। आम लोग, ये ऐसे ही होता है। जान देना और स्टेट से लड़ना इज नॉट ऑर्डिनरी आम बिहेवियर। आदमी के जी बस हाँ, की बात नहीं होती, ये और भगत सिंह जैसों की बात होती है, उनके बस हाँ, की बात होती है कि और वैसा जरूरी करें। भी नहीं कि अगर आप ये करें तो आप कामयाब हो जाएं। हाँ, हिस्ट्री में हम्म। आपका नाम हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू या सो मच डॉक्टर साहब। हाँ, बड़ी मेहरबानी जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। आपने बहुत तफसीली वो तमाम हालात उस वक्त का जो बैकग्राउंड था वो हमारे सामने पेश किया कि किस तरीके से और कौन कौन लोगों ने क्या क्या उसमें किया। थैंक्स अ लॉट। बहुत माय शुक्रिया आपका। प्लेजर। नाजरीन, टेक केयर जी, नाजरीन बेहद टेक केयर, शुक्रिया, इजाजत दीजिए। टेक केयर। थैंक यू।